everyone, welcome to Positive Approach Academy. My name is Priyanka and केमिस्ट्री की क्लास है प्रैक्टिस सेट 1 फर्स्ट क्लास हम कहेंगे केमिस्ट्री की जिसमें हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें आपके दो चैप्टर इंक्लूड हो जाएंगे मेनली इज मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये दोनों चैप्टर इसमें कवर हो जाएंगे। तो करेंगे स्टार्ट आज की क्लास को। जैसे कि आपको पता ही है प्रैक्टिस सेट आपका शुरू हो चुके हैं, प्रैक्टिस सीरीज मेनली कहूंगी मैं, उसका प्रैक्टिस सेट 1 आज पहली क्लास केमिस्ट्री की है। तो जैसे कि हमने बाकी क्लासेस प्रैक्टिस सेट की लगाई, पहले हम थ्योरी रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। तो करूंगी स्टार्ट आज की इस क्लास को। स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है आपका, टॉपिक का नाम। तो सबसे पहले तो देखो मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं। टोटल अगर मैं बात करूं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर। कितनी स्टेट्स हैं? 5। तो मेन तो हमने 3 तो सभी ने सुनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आप सभी ने सुनी है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। शेप की बात करें तो सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है। किसी भी सॉलिड का एग्जांपल ले लो, आप आयरन का एग्जांपल ले लो, है ना, दैट इज ऑल्सो अ सॉलिड। तो उनकी शेप क्या होती है? फिक्स्ड रहती है। लिक्विड की बात करें यहाँ पे जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे वो वैसी शेप ले लेगा। तो इसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। गैसेस की भी फिक्स्ड नहीं होती है, ये भी कंटेनर या जिस भी जगह पे आप डालोगे वैसी ही शेप ले लेगी। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है, और गैसेस का फिक्स्ड नहीं होता है बिकॉज इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंशन की, इसलिए वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, कि पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है। मान लो ये अगर पार्टिकल की अरेंजमेंट है सॉलिड्स में इस तरीके से, तो आप देख सकते हो बहुत ही कम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है ना, बहुत ही कम स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल। तो सबसे मिनिमम यहाँ पे रहेगा। लिक्विड्स में मॉडरेट रहता है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहती है स्पेस की। ये अरेंजमेंट, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होंगे। और मैक्सिमम रहेगा आपका गैसेस में, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, कुछ इस तरीके से रहेंगे पार्टिकल, काफी ज्यादा स्पेस रहेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है आपकी सॉलिड्स में। देख सकते हैं आप पार्टिकल कितने क्लोज हैं। क्यों क्लोज हैं? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट है। लिक्विड की बात करें यहाँ पे मॉडरेट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और गैसेस की बात करें तो यहाँ पे है वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर है। पार्टिकल के नजदीक होने का मतलब है कि फोर्सेस बहुत ज्यादा लगी हैं, फोर्स ज्यादा है तभी पार्टिकल क्लोज आए हुए हैं। अगर फोर्स कम हो रही है तो पार्टिकल दूर होंगे एक दूसरे के साथ। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड में लगभग नेग्लिजिबल चांसेस रहते हैं कंप्रेस होने के, होते हैं वहां भी पर बहुत कम। लिक्विड में थोड़े और कम। और सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल आपकी गैसेस होती है। डिफ्यूजन रेट की बात करें तो सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है बट वेरी लो। लिक्विड में मॉडरेट, और आपके गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रहेगा। तो ये तो मेजर 3 स्टेट्स हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा 2 और स्टेट्स होती हैं। फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा की मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है एग्जाम में। प्लाज्मा को कहते हैं सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस फाउंड इन स्टार। वेरी गुड मॉर्निंग। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो ये आपका फॉर्म एट टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। तो ये जो दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं पूछी गई हैं, कैसे क्वेश्चन बने हैं यहाँ से एग्जाम के लिए कि बताओ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, तो प्लाज्मा है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है वो भी आपने याद रखने हैं। जैसे सॉलिड्स की अगर पार्टिकल की अरेंजमेंट में बात करूं, सॉलिड्स के पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी होती है? ये एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो वो होती है लैटिस अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट होती है? लैटिस अरेंजमेंट होती है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ये सॉलिड है, अब देखो कोई भी पार्टिकल हो, किसी भी स्टेट का पार्टिकल हो, चाहे मैं सॉलिड की बात करूं, चाहे मैं लिक्विड की बात करूं, चाहे मैं गैसेस की बात करूं, उनमें जो है मोशन हमेशा रहेगा पार्टिकल्स में। अब आप सोचेंगे कि गैसेस के तो चलो हमने समझ लिया, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल दूर हैं और गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाती है बड़े इजीली, तो वहां तो हमें मोशन दिख रहा है कि ठीक है मूवमेंट हो रही है। लिक्विड में भी फ्लो करते हैं, है ना, लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं, तो वहां भी मूवमेंट हो रही है। कि सॉलिड में भी आपने मूवमेंट देखी हुई है? क्या कभी देखा है कि आयरन आपने लोहा रखा है या कुछ और रखा है और वो खुद ही हिल रहा है?
खुद ही मूव कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? तो सॉलिड्स में लेकिन मोशन होता है। कौन-सा? वाइब्रेटरी मोशन। मतलब इसके जो पार्टिकल हैं वो अपने ही प्लेस में क्या करते हैं? मोशन, मूवमेंट अपनी ही जगह वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेशन का तो सभी को पता है हाउ थिंग्स वाइब्रेट, है ना? वैसे ही सॉलिड के पार्टिकल कौन-सा मोशन शो करते हैं? वाइब्रेटरी मोशन, ये आपने याद रखना है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे गैसेस और लिक्विड्स को फ्लूइड्स भी कहा जाता है। गैसेस एंड लिक्विड्स इन दोनों को फ्लूइड्स कहा जाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल दे कैन मूव। ठीक है? उनकी मूवमेंट हो सकती है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज फ्लूइड्स। तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड बोला जाएगा, गैसेस को भी फ्लूइड बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें डिफ्यूजन की हमने बात की। देखो यहाँ पे डिफ्यूजन रेट हमने देखा सॉलिड में बहुत कम है, लिक्विड में ज्यादा और गैसेस में सबसे ज्यादा। यहाँ पे एक लॉ आता है आपको, ग्राहम लॉ। कौन सा लॉ? ग्राहम लॉ। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है? जो हमारे बैच के एस्पेरेंट्स रह चुके हैं उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन जो नए एस्पेरेंट हैं, जो प्रैक्टिस सीरीज वाले एस्पेरेंट हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। तो आपने एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। देखो केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे। लगभग जितना सिलेबस मैं करवाती हूँ इस बैच में उसमें से 28 27 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आएंगे, इसी सिलेबस से आएंगे। अभी तक मैंने यही देखा है, जितने भी प्रीवाईक्यू हमने देखे हैं, जितने भी बार हमने पेपर देखा है, लेटेस्ट पेपर देखे हैं, उनमें वही चीजें आई हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छे से पढ़ लेना है आपने सारे पॉइंट, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है? ग्राहम लॉ की मैं बात कर रही थी, तो ग्राहम लॉ कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्या कहता है ग्राहम लॉ? रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये है आपका ग्राहम लॉ, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? और यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और अगर हम गैसेस और लिक्विड्स की बात करें तो इनमें जो मूवमेंट है पार्टिकल की वो वाइब्रेटरी भी होती है। यहाँ पे मूवमेंट आपकी ट्रांसलेटरी भी रहेगी और रोटेशनल भी रहेगी। मोशन, मेनली मोशन कहना था मैंने। मोशन यहाँ पे 3 तरह के रहेंगे। कौन कौन से? ट्रांसलेटरी, रोटेशनल और आपका वाइब्रेटरी, सारे रहते हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स आपने एक्स्ट्रा हैं जो याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलेंगे। फेज ट्रांजिशंस की मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी मॉलिक्यूल चेंज होता है तो क्या कहा जाता है? तो मैटर चेंजेस स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करके वो स्टेट चेंज करेगा या तो रिलीज करके। तो सबसे पहला है मेल्टिंग, जिसको फ्यूजन भी बोलते हैं। मेल्टिंग में क्या हो रहा है? सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है। बॉइलिंग, जिसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। सब्लिमेशन पूछा गया है एग्जाम में, जहां पे सॉलिड जो है डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चला जाएगा विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, कई बार फॉर्मूला ही लिखा होता है। ड्राई आइस, CO2 जिसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो ये सारे क्या शो करते हैं? आपका सब्लिमेशन शो करते हैं प्रॉपर्टी। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, काफी बार आया है सब्लिमेशन से क्वेश्चन। डिपोजिशन, ये सब्लिमेशन का उल्टा। सब्लिमेशन का उल्टा इज डिपोजिशन, जहां पे गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है? गैस किस में कन्वर्ट हो रही है? सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। कंडेंसेशन, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। फ्रीजिंग, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है? कि किस में क्या कन्वर्जन हो रही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्लिमेशन है कि सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं गैसेस में, और इनके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अब आ जाओ, ये जो हमने फेज चेंज पढ़ा ना, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा, तो इसी में एक और टॉपिक आता है लेटेंट हीट का। कौन सा टॉपिक आता है? लेटेंट हीट का। तो 2 तरह की लेटेंट हीट पढ़नी है आपने, एक फ्यूजन में, एक आपने वेपराइजेशन में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनकी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी जा सकती है एग्जाम में, पूछी भी गई है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो ये वो हीट होती है
required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point without a change in temperature. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जो बैच वाले एस्पिरेंट है उनको याद आ रहा है? बताया है मैंने आपको कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो हीट प्रोवाइड कराई जा रही है वो टेम्परेचर रेज नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है? वो हीट वो इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में हेल्प कर रही है। तभी तो फिर फेज चेंज होगा। आ रही है चीजें याद? ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एक बार फिर से पढ़ लो। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at its melting point without a change in temperature। और वही latent heat of vaporization होती है heat required to change 1 kg of liquid into gas at its boiling point। ऊपर सॉलिड से लिक्विड में गया, यहाँ लिक्विड से गैस में जा रहा है। फ्यूजन और वेपराइजेशन, लेटेंट हीट को हिडन हीट भी बोलते हैं। इसको हिडन हीट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये फेज चेंज का एक छोटा सा चार्ट कि लिक्विड से अगर गैस में जा रहा है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, गैसेस से अगर लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है दैट इज कंडेंसेशन। गैस से आप सॉलिड जा रहे हो तो डिपोजिशन, सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो फ्रीजिंग। जो हमने अभी पढ़ा वही है ये। ठीक है, चलिए कुछ इवेंट्स हैं, इनके आपने डायरेक्ट याद रखनी है चीजें। जैसे आपको पता ही है टेम्परेचर स्केल्स की मैं बात करूं तो 3 स्केल्स में मेजर किया जाता है टेम्परेचर को। एक तो हो गया डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। जिसमें जो ये केल्विन है ये एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कौन है? केल्विन। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बताओ एब्सोल्यूट जीरो किस टेम्परेचर को बोला जाता है? एब्सोल्यूट जीरो किस टेम्परेचर को बोला जाता है? तो आपको तीनों स्केल्स में पता होना चाहिए। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा गई है वैल्यू तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछा गया है एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में पूछा गया है तो 0 केल्विन। जरूर याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो डिग्री सेल्सियस में कितनी वैल्यू होती है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितनी होती है? -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितनी होती है? 0 केल्विन। याद करो, बार बार रिपीट करो मेरे साथ, यही याद हो जाएंगी चीजें। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये याद रखने पड़ेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 0 डिग्री है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री और 273.15 केल्विन आपका केल्विन में रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310.15 केल्विन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373.15 केल्विन। अब ये सारी जो डिटेल्स हैं, सारी वैल्यूज हैं, ये आपको याद रखनी है। देख लो एक बार आराम से, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और ये जो केल्विन है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो है ही, साथ के साथ ये बेस्ट स्केल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी आप नेगेटिव में वैल्यू नहीं देखोगे। देखो ऊपर से नीचे तक देखो, दिखी कहीं नेगेटिव में वैल्यू? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में नेगेटिव वैल्यू ली जा सकती है, केल्विन में कभी भी आपके नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन और सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये याद करना है आपने। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है छोटा सा। सबसे पहले तो देखो सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32, या फिर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं सेम ही। देखो सेम ही फॉर्मूले, इधर उधर कर दिया डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को, बाकी सेम है पूरा। तो एक कोई याद कर लो, या तो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला याद कर लो या डिग्री सेल्सियस वाला याद कर लो। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि फ़ारेनहाइट की आपको वैल्यू गिवन हो, डिग्री सेल्सियस की निकाल के बताओ, कन्वर्ट करना है।
फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सेल्सियस और केल्विन का जो रहता है रिलेशन, वो रहता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। क्या है सेल्सियस और केल्विन का? डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी ये एक्स्ट्रा जो लिखा है उनके ऊपर मत जाना, जो मैंने कहा उतना ही पढ़ो, यहीं से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट समझ लो। एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल। देखो वैसे तो कभी इक्वल नहीं होते हैं ये, क्योंकि अलग-अलग वैल्यू होती है। जो सेल्सियस में वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट में कुछ और होगी। लेकिन एक ऐसा इकलौता टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों सेम रीडिंग करते हैं, वो है -40 डिग्री। -40 डिग्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये। कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होते हैं? वो है -40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -40 डिग्री। तो -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक ही टेम्परेचर को बोला गया है, एक ही टेम्परेचर है ये, ठीक है। और एब्सोल्यूट जीरो, देखो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? अभी आपने तीनों यूनिट्स में वैल्यू पढ़ ली है, सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। होता क्या है ये? लोएस्ट थ्योरेटिकल टेम्परेचर पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू गो बिलो 0 केल्विन। ये 0 केल्विन क्या है? एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू। तो लोएस्ट थियोरेटिकल टेम्परेचर पॉसिबल उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ से कहाँ तक होती है उसकी रेंज? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये स्केल है। क्लिनिकल थर्मोमीटर सबने देखा होगा, फीवर आपको कभी ना कभी आया होगा, आप सभी ने थर्मोमीटर का यूज किया होगा। उसमें जो रीडिंग होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेल्सियस में अगर बात करें 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। फ़ारेनहाइट में अगर बात करें 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। क्लियर? अब कुछ फंडामेंटल गैस लॉज हैं। वैसे तो मैंने ये पहले भी करवा दिए हैं, जो हमने की पॉइंट किए थे प्लस 1 प्लस 2 के मेनली, है ना? उसमें भी मैंने करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से पढ़ लो। जितनी बार रिपीट होंगी चीजें उतनी ज्यादा दिमाग में घुसेंगी और याद रहेंगी। तो कुछ फंडामेंटल गैस लॉज हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कौन कहता है? बॉयल्स लॉ। कौन कहता है ऐसा? बॉयल्स लॉ। इसकी इक्वेशन P1V1 इक्वल्स टू P2V2 न्यूमेरिकल में यूज हो जाती है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ, इधर कांस्टेंट है प्रेशर, चार्ल्स में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कौन कहता है? आपका चार्ल्स लॉ कहता है। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, बॉयल लॉ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, चार्ल्स लॉ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, गे लुसैक लॉ से भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, अवोगाद्रो लॉ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। वो भी आपके लेटेस्ट पेपर हुए हैं, जो अभी 1-2 साल के पेपर अगर आप देखें उनमें इन चारों लॉ से क्वेश्चन आए हैं। गे लुसैक लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कहता है गे लुसैक लॉ। अवोगाद्रो लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। कब? जब आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों होंगे कांस्टेंट। दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। के मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। अवोगाद्रो लॉ। तो ये चारों के चारों लॉ याद होने चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ा बॉयल लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फिर चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर गे लुसैक लॉ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अवोगाद्रो लॉ में बोला कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, गैसेस के केस में, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन वैसे तो बहुत रेयर है यहाँ से क्वेश्चन आए, लेकिन आप डायरेक्ट इक्वेशन याद रखना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी प्रेशर वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट, टी यहाँ पे टेम्परेचर। और ये जो आर है इसकी वैल्यू याद रखना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और 8.314 जूल पर केल्विन मोल। वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाए कि आर जो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू क्या है? 8.314 जूल पर केल्विन मोल। क्लियर इतना?
ये लॉज क्लियर हो गए, फंडामेंटल गैस लॉज पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। अब आ जाओ की फिनोमिना लिक्विड के, लिक्विड स्टेट के की फिनोमिना। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आया था, विस्कोसिटी से भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। वेपर प्रेशर की सबसे पहले मैं बात करूंगी। व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। सिंपल है, व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर मतलब वेपर एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, उसी को नाम दे दिया गया है वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। पूरी डेफिनेशन याद कर लेनी है। सरफेस टेंशन क्या होता है? एक फोर्स होती है ये, acting per unit length perpendicular to a line drawn on the surface of liquid. It causes liquid to minimize surface area. Reason why raindrops are spherical. रेन ड्रॉप्स जो है वो स्फेरिकल क्यों होती हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। विस्कोसिटी क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब फ्लो नहीं होगा, लिक्विड एक जगह रहेगा, उसको कहते हैं विस्कोसिटी। और जो लिक्विड जितना ज्यादा विस्कस होता है वो उतना कम फ्लो करेगा। इट डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये वाला रिलेशन याद रखना कि जो विस्कोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कई बार रिलेशन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। तो ये विस्कोसिटी है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, या हम कहेंगे विस्कोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, जो मैं जितनी भी थ्योरी आज करवा रही हूँ आपको, ये सारी एग्जाम में आई हुई है। अब सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट आपके दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, अमॉर्फस भी होते हैं। कार्बन चैप्टर याद है सभी को, हमने पढ़ा हुआ है ना? तो कार्बन चैप्टर में आपने याद करो, आपने अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन भी पढ़ी और एलोट्रॉपिक भी पढ़ी हुई थी। आ रही है याद? तो जो एलोट्रॉपिक होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब एक पर्टिकुलर डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और इनका होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जैसे डायमंड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। अमॉर्फस होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब यहाँ पे इनडेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होगा किसी भी मतलब जैसे अगर मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दे दूं तो ये है आपका क्रिस्टलाइन, जहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न है, डेफिनिट अरेंजमेंट है पार्टिकल का इस तरीके से, ये है क्रिस्टलाइन। और वहीं मैं अगर अमॉर्फस की बात करूं तो यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट होगा। मान लो यहाँ पे ऐसे आ गए, फिर ऐसे, इधर ऐसे, कुछ इस तरीके से, ये आपका अमॉर्फस हो गया। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है अमॉर्फस का, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। एग्जांपल, ग्लास आपका अमॉर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक भी अमॉर्फस सॉलिड है, रबर भी आपका अमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास को स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट याद रखने हैं आपने। क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है? बताओ, डायमंड कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है? ग्लास कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस सॉलिड है? ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एग्जाम में, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कुछ और प्रोसेसेस हैं जो डायरेक्ट पूछी गई हैं एग्जाम में, जैसे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। ये हमने पीछे पढ़ लिया है ना, कि सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा, और गैसेस में मैक्सिमम डिफ्यूजन होती है। मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। व्हाई डज द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीच इज अस मीटर अवे? बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये वाला रिलेशन याद रखना है कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी, उतनी ज्यादा मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल होगी। ठीक है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है। इवेपोरेशन आपका सरफेस फिनोमिना है, मतलब ऊपर ऊपर होगा। मान लो आपने एक पॉट में, पॉट नहीं कहूंगी मैं, एक बड़ा सा कंटेनर है इस तरह का, ये मान लो एक कंटेनर है। ठीक है, यहाँ इस ये कंटेनर में पूरा पानी है, ये क्या है? पानी। इवेपोरेशन होती है सिर्फ ऊपर ऊपर से, ये जो ऊपर वाली लेयर होगी ना पानी की, यहाँ से पानी का वेपर के फॉर्म में उड़ जाना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसलिए इसको सरफेस फिनोमिना बोला है। लेकिन बल्क फिनोमिना कहा गया है बॉइलिंग को। अगर हम इसको बॉइल करते हैं, मान लो दिस इज फायर, हमने इसको नीचे आग दे दी, ठीक है, ये आग समझ लो इसको, ठीक है, ये आग है। तो जो पानी है वो पूरा गर्म होगा, पूरे पानी में हलचल होगी, दैट इज बॉइलिंग, इसलिए उसको बल्क फिनोमिना बोला गया है। ये डिफरेंस क्लियर हुआ कि बल्क फिनोमिना क्या होता है और सरफेस फिनोमिना क्या होता है। बल्क फिनोमिना होती है इवेपोरेशन,
सॉरी, सरफेस फिनोमिना होता है इवेपोरेशन में और बल्क फिनोमिना होता है बॉइलिंग में। और यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन क्या कॉज करती है? कूलिंग कॉज करती है। क्या कॉज करती है इवेपोरेशन? कूलिंग कॉज करती है। देखो लिखा है यहाँ पे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये भी। क्लियर इतना? नेक्स्ट है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है आपका 273.15 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार। ठीक है? At STP, the molar volume of an ideal gas is 22.7 लीटर पर मोल। ठीक है? ड्राई आइस जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, सब्लिमेशन सब्लिमेट हो जाती है ये, है ना? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके स्टेट्स ऑफ मैटर के। कुछ तो क्या, कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ लिया है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी को कोई डाउट है अभी भी तो वो पूछ सकता है। पूछ लीजिए, अभी डाउट है अगर किसी को। सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, उसको भी मैं करवा लेती हूँ। कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बताएंगे आप? है याद आपको? बैच वाले एस्पिरेंट्स बताइए, कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या क्या होती है? ये भूल गए हो? बताइए बताइए। नहीं याद है? दो ही कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेशर की। क्या होना चाहिए? प्रेशर हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है। अगर किसी भी गैस को आपको लिक्विफाई करना है तो प्रेशर इंक्रीज कर देना है और टेम्परेचर क्या कर देना है? डिक्रीज कर देना है। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। यस, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। टेम्परेचर हम डिक्रीज कर देंगे तो हम कहेंगे कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर जरूरी है आपका फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। किसके लिए जरूरी है? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए। बाकी तो हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं। लेट मी चेक, कुछ रह तो नहीं जाता है, फिर मैं करवा दूंगी उसको भी। सारी चीजें हो गई हैं। अच्छा, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? ये भी याद रखो। कब होती है वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम? वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे आपके। यस, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, 4 डिग्री सेल्सियस। यूनिट्स याद रखो, सेल्सियस में आ जाए तो 4 डिग्री और फारेनहाइट में आ जाए तो 39 डिग्री फारेनहाइट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आंसर है आपके, 39 डिग्री फारेनहाइट और 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी याद रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। इसी के साथ थ्योरी तो हमने कर ली सारी डिस्कस, और जितनी भी थ्योरी मैंने आज करवाई अच्छे से पढ़ लेनी है। एक भी आई थिंक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं बना है एग्जाम के लिए। ठीक है? एक और पॉइंट रहता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है? तो आपने मुझे बताना है कि स्टीम या वाटर, किसके पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी? स्टीम और वाटर। क्वेश्चन है आपके लिए, हैव मोर एनर्जी। बिल्कुल ठीक आंसर है भैया आपका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्टीम के पार्टिकल की पास ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए स्टीम आपको ज्यादा सीवियर बर्न कॉज करती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम ज्यादा बर्न कॉज करती है क्योंकि उसके पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखना, ठीक है? और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वाटर एंड आइस, किसके पास ज्यादा एनर्जी, पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है? ऑप्शन है आपके पास वाटर और आइस। ये आया था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, हैव मोर एनर्जी। तो बताओ किसके पास है ज्यादा एनर्जी? यहाँ पे आपका आंसर होगा वाटर। ठीक है? वाटर। तो ये क्वेश्चन समझ लेना, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम के पास
ज्यादा एनर्जी है, उसके पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो चलिए अब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी ने आंसर करते चलना है। ठीक है, जिनको आंसर आते हैं आंसर करते चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? ऑप्शन है आपके पास, पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, या पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पॉइंट हमने अभी पढ़े उसी में से रिलेटेड है, लेकिन आपको अब डिटेल में कंपैरिजन करना है। तो सोचो किसके पास होगा ज्यादा, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। सिंपल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, पार्टिकल के पास किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है? 0 डिग्री सेल्सियस में आइस और वाटर में देखें तो वाटर के पार्टिकल के पास ज्यादा है। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर और स्टीम में देखें तो स्टीम के पास ज्यादा है, लेकिन अब इन दोनों में किसके पास होगी? आइस, वाटर, स्टीम, इनमें सबसे ज्यादा होगी स्टीम के पास, ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन आपने रखना है याद, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड? क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? फ्यूजन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। आंसर करते चलेंगे सभी। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में, हाँ जी बिल्कुल ठीक आंसर है आपके, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, पास्कल। एसआई यूनिट क्लास में डिस्कस किया मैंने अभी, देखना आप एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा है। सारे क्वेश्चन हमने अभी पढ़ लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने अपने पक्के कर लिए हैं। केल्विन बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आप दोनों का। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल इक्वल? कब होते हैं इक्वल? कौन सा टेम्परेचर है? 40 डिग्री, -40 डिग्री, 37 डिग्री या 0 डिग्री? अनमोल का आंसर है बी। और कोई आंसर करना चाहेगा? है याद आपको, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। -40, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक आंसर है प्रकृति आपका भी। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है दो पार्टिकल के बीच का स्पेस। यहाँ पे देखो सबसे कम, ये वाला जो स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे, दिस स्पेस, यस सॉलिड में होता है ना। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन? किसमें सबसे ज्यादा होगा? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, सेमी सॉलिड्स। रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टेस्ट किसमें होगा? करिए आंसर जल्दी। गैसेस में होगा भाई, गलत आंसर आ रहा है आपका। गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा फास्ट किस में होगा? आप एग्जाम्पल ले लो, आपने एक बड़ा सा रूम है, एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे किया है, दूसरे कॉर्नर तक उसी टाइम वो स्मेल चले जाएगी उस परफ्यूम की। होता है ना ऐसा, किचन में खाना बन रहा है, आपके रूम तक स्मेल आ जाएगी, अगर आसपास है आपका रूम, उसी फ्लोर पे है ना। होता है ना ऐसा, कहीं बाहर कोई खाना बन रहा है, आपको खुशबू आ जाती है, होता है ऐसा। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन अगर हम देखें गैसेस में देखा जाता है, याद रखना है आपने। बॉयल्स लॉ रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन? किसके बीच में रिलेशनशिप था बॉयल्स लॉ में? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल। बॉयल्स लॉ सबसे पहला लॉ। सी ऑप्शन बोल रहे हो आप, प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्या था बॉयल लॉ? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्राई आइस? किसे कहा जाता है ड्राई आइस? सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम। यस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और ड्राई आइस जो है आपकी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करती है ना, सब्लिमेट हो जाती है। टेम्परेचर 300 केल्विन इज इक्वल टू, अब ये आया कन्वर्जन, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला और कन्वर्ट करके बताओ क्या आंसर होगा।
करो आराम से, बताया है मैंने आपको। क्या आंसर होगा इसका? किया किसी ने आंसर? केल्विन और डिग्री सेल्सियस, बी आंसर आ रहा है। सबसे पहले तो रिलेशन याद रखो। केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। बस ये फॉर्मूला लगाना है आपने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 27 डिग्री सेल्सियस। कैसे किया? केल्विन की वैल्यू है 300 इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 300 माइनस 273 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। और 300 से 273 अगर हम माइनस करते हैं कितना आएगा? 27 डिग्री। तो कितना आ गया? 27 डिग्री सेल्सियस हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कन्वर्जन तभी कर पाओगे जब ये फॉर्मूले रिलेशन याद रखोगे, तो ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कॉजेज। क्या कॉज करती है? हीटिंग, कूलिंग, नो चेंज इन टेम्परेचर या फ्रीजिंग। मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं इस चैप्टर से। बिल्कुल ठीक, कूलिंग कॉज करती है, अभी लास्ट में ही हमने पढ़ा है ना। Which law states that at constant pressure, volume of gas is directly proportional to its absolute temperature? Volume directly proportional to temperature किसने कहा है? बॉयल्स लॉ, गेलुसैक लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर अवोगद्रो लॉ? अभी पढ़े हमने, है ना। ऑप्शन सी आप बोल रहे हो 11th का। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑप्शन सी चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज। कौन है फोर्थ स्टेट? गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या लिक्विड क्रिस्टल? सी और बी दोनों आंसर आए हैं, लेकिन जिन्होंने बी किया है वो बिल्कुल ठीक है। प्लाज्मा है आपकी फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, याद रखनी है ये पॉइंट। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डैश विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। बताओ क्या होगा? अब ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस टेंशन टेम्परेचर के। क्या होगा आंसर? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डैश विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। बी ऑप्शन डिक्रीज करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस टेंशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब याद रखना इस चीज को, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर? क्या वैल्यू बताई थी? आई थिंक ये तो याद होगी आपको। बताओ क्या वैल्यू बताई थी। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ। हमने पढ़ी है ये वाली वैल्यू, है ना, 8.314 जूल पर केल्विन मोल पर मोल, है ना। तो लेकिन ये तीनों ही करेक्ट है, यूनिट्स अलग अलग हैं। देखो, एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये सारे के सारे ठीक है, अलग अलग यूनिट्स में है। तो हो सके मेनली तो पूछी जाती है ये वाली, यही आती है एग्जाम में, लेकिन हो सकता है आपको कुछ और यूनिट में भी पूछ लिया जाए। तो तीनों वैल्यू देख लेनी है अच्छे से, याद होनी चाहिए आर की वैल्यू, जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। कन्वर्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन क्या होता है? दोनों में से मैंने कहा था कोई भी याद कर लेना। मान लो मैंने लिख दिया डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला है। अप्लाई करो, वैल्यू पुट करो और कन्वर्ट करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। ये काम आपका है अब। फ़ारेनहाइट की वैल्यू है गिवन आपके पास 98.6 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। करो कैलकुलेट इसको, क्या आंसर आना चाहिए? 98.6 माइनस 32 कर दो सबसे पहले, कितना आ जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। बी आंसर बोल रहे हो, बाकी एस्पेरेंट उनको भी करने देते हैं ना। करिए करिए, आराम से करिए, बहुत टाइम है आपके पास। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रखनी है आपने, ताकि एग्जाम में
जल्दी हो जाए, ऐसे छोटे से क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाए। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 66.6, और ये 9/5 अगर हम इस साइड ले आए तो 5/9 आ जाएगा, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, है ना। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक कहा आपने। 9 से कट हो जाएगा ये अगर हम देखें। बाकी या फिर और कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो आंसर आपका 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपने ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल ठीक किया है। नेक्स्ट है गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय। कंडीशन बताई थी अभी मैंने जस्ट आपको, क्या क्या कंडीशन होती है। इंक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हमारा आंसर था प्रेशर को कर दो इंक्रीज, टेम्परेचर को कर दो डिक्रीज। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसमें। तो ये कंडीशन याद रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ग्लास, डायमंड। अमॉर्फस कौन है ये भी अभी पढ़े हमने, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। बताओ जल्दी, बहुत क्वेश्चन बचते हैं अभी आपके। ग्लास पढ़ा था हमने अभी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, बताओ। सरफेस टेंशन, डिफ्यूजन, विस्कोसिटी, इफ्यूजन। इसको कहते हैं विस्कोसिटी, ऑप्शन सी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन आर, क्या होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। करते चलो आंसर भाई जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, किस वजह से कांस्टेंट रहता है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, मोलर हीट, हीट कैपेसिटी। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बताया मैंने आपको क्लास में ये चीज, मैंने कहा था एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा आज की क्लास का, ये सारी चीजें पढ़ ली आपने। लेटेंट हीट, ऑप्शन बी, इसी को हिडन हीट भी कहते हैं। यस बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, हिडन हीट। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर ड्यू टू, क्यों होती है डिफ्यूजन, ग्रेविटी, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या हाई डेंसिटी। किसकी वजह से होती है, थोड़ा सा सोचो आप, खुद आंसर मिलेंगे आपको। रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन इज, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ऑप्शन बी, है ना। यस, ऑप्शन बी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। विच स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। इसका आंसर भी आपको आता होगा, सबको आता होगा। यस, ऑप्शन डी, प्लाज्मा। हाँ जी बिल्कुल ठीक आंसर है। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेविटी। सरफेस टेंशन, है ना। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज, बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है वाटर का, लेकिन केल्विन स्केल में क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, 373 केल्विन। क्या होगा 373 केल्विन। 25th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो सब्लिमेशन, कौन जाएगा सब्लिमेशन में, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। कॉमन सॉल्ट, आयोडीन, शुगर या पोटाशियम परमैंगनेट, कौन जाएगा सब्लिमेशन में। ऑड वन आउट कर सकते हो भाई, आयोडीन इसमें करेक्ट है, शुगर कभी सब्लिमेट नहीं होती है, देखा है डब्बे से शुगर खुद ही गायब हो गई। कॉमन सॉल्ट कभी गायब नहीं होता है, किचन में पड़े रहते हैं दोनों, चाहे खुला रख लो। हाँ मॉइस्चर कर लेते हैं एब्जॉर्ब, बट गायब नहीं होते हैं कभी। पोटाशियम परमैंगनेट ये भी नहीं होता है गायब। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज, कौन सा टेम्परेचर है यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो।
-273.15 डिग्री सेल्सियस। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, बार बार पढ़ोगे हो जाएगी याद, और करनी पड़ेंगी याद, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर विल बी। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं भैया एग्जाम में। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस हमने डबल कर दिया, वी हमने डबल कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या हो जाएगा, लॉ लगेगा यहाँ पे। वॉल्यूम और प्रेशर का हमने रिलेशन पढ़ लिया है। वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन क्या पढ़ा है आपने? क्या पढ़ा है बताओ? वॉल्यूम इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उसी से आपको पता चलेगा ना फिर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पढ़ा है, बॉयल्स लॉ। यस। तो अगर वॉल्यूम आपने डबल कर दिया तो प्रेशर आपका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाफ। ऑप्शन सी। विच स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, ऑल ऑफ दिस। सब पॉजिटिव हमेशा होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। कौन सी बताया था अभी क्लास में? यस, केल्विन। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ सॉलिड स्टेट मैटर, लिक्विड स्टेट मैटर, प्लाज्मा, बीईसी। एग्जाम्पल आ गए हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब, इनमें होता है प्लाज्मा। ठीक है, ये भी याद रखना है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू इट्स वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड से गया वेपर मतलब गैस फॉर्म में, क्या कहेंगे उसको? बॉइलिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। यस, इवेपोरेशन। सुपर कूल्ड लिक्विड इज अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा, गैस, मर्क्यूरी, लिक्विड नाइट्रोजन। नहीं, प्लाज्मा को नहीं कहते सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को कहते हैं, बताया है मैंने अभी आपको। हमने पढ़ा भी है, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ आइस इज डैश देन ऑफ वाटर। क्या कौन ज्यादा डेंस है, आइस या वाटर? डायरेक्ट बता दो सीधा, कौन है ज्यादा डेंस? आइस ज्यादा डेंस है। डेंसिटी ऑफ आइस इज डैश देन दैट ऑफ वाटर। 33rd का आंसर कम होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, विच गैस लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट? कौन सा लॉ हुआ ये? बॉयल्स, चार्ल्स, गे लुसैक, अवोगाद्रो। देखो घुमा फिर आगे भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। यस, गे लुसैक लॉ। नेक्स्ट, अरोमा ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रेड इन अ रूम ड्यू टू। इंसेंस स्टिक होती है आपकी अगरबत्ती, एक जगह जलाओगे दूसरी रूम तक स्मेल चले जाएगी उसकी, क्या क्या रीजन रहता है? क्या रीजन रहता है? डिफ्यूजन। वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई, लो होता है, या टेम्परेचर लो है, या ह्यूमिडिटी हाई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, इस यही रीजन है, वहां पे बॉयल जो है लोअर टेम्परेचर पे बॉयल कर जाता है। वाटर बॉयल एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। 36 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए, द फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट इज। ये तो हमने अभी पढ़ लिया है, कर लेंगे आप आंसर। ध्यान से देखो और बताओ जल्दी। सी। क्यों ए क्यों नहीं? ये तो हमने अभी पढ़ा भी, मैंने लिखा भी था ये वाला तो। फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, सुपर लो टेम्परेचर, या बॉइलिंग पॉइंट। गैस को कूल किया जाता है बहुत ही कम डेंसिटी और बहुत ही कम, कम क्या चाहिए हमें और? टेम्परेचर, सुपर लो टेम्परेचर। कंप्रेसिबिलिटी इज हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हो आप? सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्रिस्टल। गैस को कर सकते हैं, है ना, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है ये। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 25 डिग्री केल्विन, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे क्योंकि ये रिलेशन मैंने अभी क्वेश्चन में भी बताया।
थ्योरी में भी बताया कि सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। फिर भी मैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन लिख देती हूँ। केल्विन इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। होमवर्क क्वेश्चन है तो आपने बता देना है मुझे इसका आंसर। ठीक है? ऑप्शन ए, दोनों का आ गया आपका आंसर ऑप्शन ए। वैसे तो ठीक है आंसर, ठीक है। बाकी एस्पिरेंट जो बाद में भी वीडियो देखेंगे, उनके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करना है आपने। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये था आपका पहला चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसकी थ्योरी अच्छे से फिर से पढ़ लेनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी दोबारा से कर लेने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में इस चैप्टर से, और हर क्वेश्चन जो हमने किया ऐसा आया हुआ है एग्जाम में। ये पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड थे सारे, ठीक है। वेलकम अनमोल। तो अच्छे से पढ़ लेना है। फिर भी कहीं कोई डाउट होगा तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या अपनी नेक्स्ट क्लास में वो डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।